फिर हमने स्टडी करना है वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। तो उसमें थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल किस तरह से डेवलप हुआ, पीरियोडिक टेबल है क्या, कितने साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है इसमें, मेन फीचर्स क्या हैं पीरियोडिक टेबल के। तो ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें आप कंसर्न होते हैं, आप डील करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? हाइड्रोकार्बन के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स की स्टडी आप करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हाइड्रोकार्बन के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब को आप स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अब जितने भी एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं उन सबको अगर वन बाय वन आपसे कहा जाता है कि आपने सबको मेमोराइज करना है तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उन सबको एक बड़ा सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया गया और उसी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के रिजल्ट में जो टेबल मिलता है आपको उसे कहा जाता है पीरियोडिक टेबल। तो क्या है ये पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट ऑफन कॉल्ड द पीरियोडिक टेबल। जितने भी अब तक केमिकल एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं उन सब की जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है वो एक पीरियोडिक मैनर में आपको मिलती है जिसे कहा जाता है पीरियोडिक टेबल। क्या ऑर्गेनाइज करते हैं इसमें? अब तक डिस्कवर्ड सारे एलिमेंट्स को आप अरेंज करते हैं पीरियड्स में और ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। तो बहुत सारे साइंटिस्ट का इसमें कंट्रीब्यूशन है। ये कोई एक दो दिन की एफर्ट का रिजल्ट नहीं है ये टेबल। इसको डेवलप करने में भी साइंटिस्ट के ईयर्स हंड्रेड्स में लगे हैं। तो सबसे पहले आ जाता है डॉब्रेनर्स का ट्राई-8 का कॉन्सेप्ट। ट्राई-8 नाम से पता चल रहा है, ट्राई बोलते हम तीन को हैं। तो डॉब्रेनर्स जो थे इन्होंने जो उस वक्त तक डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनको तीन तीन के ग्रुप की फॉर्म में अरेंज किया कर दिया था उनके एटॉमिक मैसेस के बेस पे। और कहा ये था कि जो सेकंड या मिड एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक मैस होगा वो साइड वाले जो दोनों एटम्स हैं उनके मैसेस के एवरेज के बराबर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो था इसे एसोसिएट किया गया ट्राई-8 के साथ। जो फर्स्ट ट्राई-8 इन्होंने प्रेजेंट किया था वो 1817 में किया था। फर्दर इस पर वर्किंग चलती रही और बाद में जो फर्दर कुछ ट्राई-8 इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई वो 1829 में। तो ट्राई-8 का लॉ है क्या कि अगर आप एलिमेंट्स को तीन तीन के ग्रुप की फॉर्म में अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मैस तो जो सेंट्रल एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मैस बाकी दोनों के मैसेस के एवरेज के बराबर होगा। इम्पॉर्टेंट बात यही है कि इन्होंने भी जो अरेंज किया था वो एटॉमिक मैसेस की बेस पे किया था। उसके बाद थोड़ा सा फर्दर डेवलपमेंट हुई तो न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आ जाता है। ऑक्टाव बोलते ही 8 को हैं। तो इन द ईयर 1864 ब्रिटिश केमिस्ट थे जॉन न्यूलैंड जिन्होंने उस टाइम तक जो डिस्कवर्ड एलिमेंट थे अबाउट 62 उनको अरेंज किया था असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस के बेस पे। जो इससे पहले आपने डॉब्रेनर्स का पढ़ा है उन्होंने भी एटॉमिक मैसेस की बेस पे ही अरेंज किया था। तो ये जो है न्यूलैंड ने अरेंजमेंट ये भी एटॉमिक मैसेस की बेस पे ही है। इन्होंने दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जिसमें इन्होंने कहा था कि हर 8th एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फर्स्ट वन के साथ मैच होती है। या दूसरे वर्ड्स में आप यूँ कह लें कि 8th एलिमेंट के बाद जो प्रॉपर्टीज़ में रिपीटेशन आती है, जैसे आपके पास है यहाँ से लिथियम और लिथियम के बाद 8वां एलिमेंट बनता है सोडियम का। तो सोडियम और लिथियम की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के साथ मैच करती हैं। हाइड्रोजन जो है वो एक्सेप्शन है, यहाँ पे हाइड्रोजन इस लॉ को फॉलो नहीं करता जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था। तो इस तरह से उसके बाद फिर जो 8वां एलिमेंट आएगा उसके प्रॉपर्टीज़ इसके साथ मैच करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया था न्यूलैंड ने एटॉमिक मैसेस की बेस पे। जो उस टाइम तक डिस्कवर्ड एलिमेंट थे उनको इन्होंने अरेंज किया था इस पर, लेकिन सारे एलिमेंट्स पे ये भी इम्प्लीमेंट नहीं होता था तो इसलिए जल्द ही ये भी रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद आ जाते हैं डिमिट्री मेंडलीव जो कि एक रशियन केमिस्ट हैं और पीरियोडिक टेबल को बाकायदा एक टेबुलर फॉर्म में लेके आने का जो काम था वो मेंडलीव ने किया था। मेंडलीव ने किया ये था कि उस टाइम तक जो डिस्कवर्ड एलिमेंट थे उनको एटॉमिक मैसेस की बेस पे अरेंज किया। दूसरा, इन्होंने जो एलिमेंट उस टाइम तक कुछ डिस्कवर्ड नहीं थे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी प्रेडिक्ट किया था। इन्होंने एक टर्म यूज़ की थी एका एल्यूमिनियम,
जिसका मतलब था कि एलिमेंट विद प्रॉपर्टीज सिमिलर टू एल्यूमिनियम, कि ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज़ एल्यूमिनियम के साथ मैच करेंगी। और बाद में इस तरह के कुछ एलिमेंट जर्मेनियम, गैलियम वगैरह जो थे वो डिस्कवर हुए भी थे। मेंडलीफ ने पीरियोडिक लॉ दिया था अपना, जिसमें इन्होंने कहा यह था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस, कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उनके एटॉमिक मैसेस का पीरियोडिक फंक्शन होती है, कि अगर आप इनको एटॉमिक मैसेस की बेस पे अरेंज करते हैं तो इनकी तरतीब, इनकी जो आपके पास एलिमेंट्स हैं इनमें ख़ास तरतीब, एक पीरियोडिसिटी आएगी। ये कॉन्सेप्ट था डिमिट्री मेंडलीव का, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी है इस जो हमारे पास आजकल पीरियोडिक टेबल है इस फॉर्म में पीरियोडिक टेबल को लेके आने में। लेकिन बस हुआ ये था कि इन्होंने जो अरेंजमेंट दी थी वो एटॉमिक मैसेस की बेस पे दी थी। आजकल जो हमारा पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेस पे है, तो उसको भी आगे हम देखेंगे। तो ये था मेंडलीव का कंट्रीब्यूशन। उसके बाद लूथर मेयर आ जाते हैं, ये जर्मन केमिस्ट थे। इनकी और मेंडलीव की वर्किंग काफ़ी हद तक सिमिलर ही थी। German chemist Lothar Meyer produced a version of the periodic table similar to Mendeleev in 1870. He left gaps for undiscovered elements. जैसे अभी हमने ऊपर कहा कि मेंडलीव ने जो उस टाइम अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे उनकी प्रॉपर्टीज़ को किसी हद तक प्रेडिक्ट किया था। इन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज़ को तो प्रेडिक्ट नहीं किया, लेकिन गैप्स इन्होंने भी छोड़े थे अपने पीरियोडिक टेबल में उन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए। बाद में रॉयल सोसाइटी जो है लंदन की, तो उन्होंने एक डेवे मेडल था वो इन दोनों को दिया था, मेंडलीव को भी और मेयर को भी। और इसके बाद फिर कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर भी हुए मेंडलीव की प्रेडिक्शन के बाद, जिनमें आपके पास गैलियम है, स्कैंडियम वगैरह वगैरह। उसके बाद आ जाते हैं हेनरी मोसले। The concept of subatomic particles did not exist in the 19th century. अब 19th century में लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं था सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम पहले देख चुके हैं कि एटम के अंदर जो फर्दर पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह वगैरह। और उसके बाद फिर एक साइंटिस्ट आते हैं हेनरी मोसले, जिन्होंने जो एक्सरे एनालिसिस कर रहे थे और उस दौरान एटॉमिक नंबर्स डिस्कवर हुए। उन्होंने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ये करेक्शन की कि जो टेबल उन्होंने एटॉमिक मैसेस की बेस पे अरेंज किया था, मोसले ने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर करने के बाद उसी पीरियोडिक टेबल को भी एटॉमिक नंबर्स की बेस पे अरेंज कर दिया। और इन्होंने जो पीरियोडिक लॉ दिया उसे कहा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में डिफरेंस यही है कि वो उसके मुताबिक, मेंडलीव के मुताबिक जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें पीरियोडिसिटी आती है जब आप उनको अरेंज करते हैं एटॉमिक मैसेस के अकॉर्डिंग। और मोसले के मुताबिक पीरियोडिसिटी आती है उस सूरत में कि अगर आप उनको अरेंज करते हैं एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग। और अगर हम देखें अपने इस पीरियोडिक टेबल को, तो इसमें जो अरेंजमेंट है वो एटॉमिक नंबर की बेस पे, और एक वक्त उसमें पीरियोडिसिटी आपको नज़र भी आती है, एक तरतीब आपको इसमें नज़र भी आती है। जैसे एटॉमिक नंबर की बेस पे अगर आप देखें तो पीरियड्स में एटॉमिक नंबर जो है वो एक बाकायदा तरतीब के साथ वेरी कर रहा होता है कि पहला एलिमेंट उसका 1, अगले का 2, 3, 4, 5। लेकिन अगर हम एटॉमिक मैस को देखें तो जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस है तो वो 1 पॉइंट समथिंग होता है, और उसके बाद हीलियम का जो है वो 4 पॉइंट समथिंग होता है। तो ये कोई ख़ास तरतीब नहीं होती जब आप एटॉमिक मैसेस के लिहाज से देखते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर के लिहाज से बाकायदा पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिसिटी पाई जाती है। पीरियोडिक टेबल को अगर आप ज़रा कीनली स्टडी करें तो इसमें आपको दो मेन चीज़ें नज़र आती हैं, ग्रुप्स और पीरियड्स। ग्रुप्स जो होते हैं जो आपको वर्टिकल कॉलम्स नज़र आते हैं पीरियोडिक टेबल में, जो कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की भी इंडिकेशन होती हैं, क्योंकि एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं उन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिमिलर होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो जाहिर सी बात है हर एटम के जो होते हैं उसके एटॉमिक नंबर के लिहाज से होते हैं, और एटॉमिक नंबर जो है कभी भी दो एटम्स का सेम नहीं हो सकता। तो ये ग्रुप्स हैं। और अगर आप हॉरिजॉन्टल रोज को देखें तो ये पीरियड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। पीरियड्स की बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल रोज है पीरियोडिक टेबल के अंदर। टोटल 7 पीरियड्स हैं आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जिनमें आपके पास कुछ जो हैं जैसे उनके सब के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो आपको डिफरेंट नज़र आते हैं। पहला पीरियड अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर बहुत शॉर्टेस्ट पीरियड है, वो सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड और थर्ड की बात करें तो उनमें आपके पास 8 एलिमेंट्स होते हैं,
उन्हें शॉर्ट पीरियड्स कहा जाता है। लॉन्ग पीरियड फोर्थ एंड फिफ्थ होते हैं, उनके अंदर 18 एलिमेंट्स होते हैं, और लॉन्गेस्ट जो हैं वो 6 पीरियड होता है। 6 और 7 को कहा जाता है, लेकिन 7 जो हैं वो कुछ के मुताबिक टिल इनकम्प्लीट है, कुछ के मुताबिक 2011 के अंदर या 2017 तक वो जो है काफ़ी सारे एलिमेंट्स फर्दर डिस्कवर होकर वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन बहरहाल बुक्स के मुताबिक जो है वो यही है कि लॉन्गेस्ट पीरियड जो है वो 6 पीरियड है, उसके अंदर 32 एलिमेंट्स होते हैं, जबकि 7th पीरियड इनकम्प्लीट है और उसके अंदर 26 एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन उसके बाद की कुछ रिसर्चेस के मुताबिक फर्दर एलिमेंट्स भी डिस्कवर हो चुके हैं पीरियड नंबर 7 के। तो ये हॉरिजॉन्टल रोज पीरियोडिक टेबल में होते हैं पीरियड। 7 पीरियड्स हैं, शॉर्टेस्ट, शॉर्ट, लॉन्ग एंड लॉन्गेस्ट। शॉर्टेस्ट जो है उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, शॉर्ट में 8 हैं। जो फर्स्ट शॉर्ट पीरियड है यानी सेकंड पीरियड वो लिथियम से स्टार्ट होता है, नियॉन पे एंड होता है, एंड नेक्स्ट जो है वो सोडियम से स्टार्ट होता है और आर्गॉन पे एंड होता है। इस तरह से लॉन्ग पीरियड जो है 4th और 5th पोटाशियम से क्रिप्टॉन तक, या फिर ओबेडियम से जेनॉन तक, इस तरह से सीजियम से रेडॉन तक, और ये फ्रेंजियम से फर्दर आगे कंटिन्यू है 7th पीरियड जो है। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रुप्स की, तो पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इन्हें ग्रुप कहा जाता है। ग्रुप्स टोटल पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 हैं। इनको भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। कुछ में आपने देखा होगा बुक्स के अंदर लिखा होता है कि फर्स्ट ए सेकंड ए या फर्स्ट बी सेकंड बी। तो ये ए और बी लेटर्स का मतलब क्या होता है, ए वाले जो ग्रुप्स हैं वो शो करते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स को, और जो बी वाले हैं वो शो करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। लेकिन इससे भी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रही थी, तो फिर कुछ जो हैं जगह पे अब आप लोग देखते हो कि वो 1 से 18 तक बाकायदे तरतीब के साथ होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन कुछ के अंदर जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनको बी के साथ वो कर दिया गया है। तो पता आपको दोनों का होना चाहिए कि टोटल 18 होते हैं। फिर फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ए और बी। ए का मतलब नॉर्मल एलिमेंट्स और बी का मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नॉर्मल की बात करें तो जो आपके पास ग्रुप नंबर 1 होता है, 2 और फिर 13 से 17 तक ये सारे नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। 18 जो है वो भी नोबल गैसेस में आ जाता है। उसके बाद जो है बाकी रह जाते हैं दरमियान में 3 से 12 तक, ये होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कुछ फैमिलीज भी होती हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, जैसे फर्स्ट ग्रुप जो है उन्हें अल्कली मेटल्स कहा जाता है, सेकंड को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उसके बाद ग्रुप नंबर 15 को नाइट्रोजन्स, पिंकोजन्स भी इनको कह देते हैं, नाइट्रोजन्स भी कह देते हैं, कैल्कोजन्स होते हैं ग्रुप नंबर 16 वाले, हेलोजन्स होते हैं ग्रुप नंबर 17 और नोबल गैसेस ग्रुप नंबर 18। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अगर हम पीरियोडिक टेबल की देखें तो मोस्ट रिसेंट डिपिक्शंस ऑफ पीरियोडिक टेबल शो एन इनकम्प्लीट 7th पीरियड। इन फैक्ट मैनी ऑफ दोज 7th पीरियड एलिमेंट वर नॉट नॉन बिफोर द अर्ली 20th सेंचुरी। क्योंकि अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट्स जो थे 7th पीरियड के वो डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन उसके बाद कुछ डिस्कवर हो भी चुके हैं। और ज़्यादातर जो है ना ये एक्टिनाइड वाली सीरीज़ जो आपके पास आती है, इसमें ज़्यादातर जो एलिमेंट्स आपको मिलते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। अब जो रेडियो एक्टिव होते हैं तो वो बनते ही बड़े शॉर्ट टाइम के लिए हैं, तो इस तरह से उनकी प्रॉपर्टीज़ को कोई वाइडली स्टडी भी नहीं किया गया अभी तक। तो मैनी एलिमेंट हैव बीन सिंथेसाइज्ड बाय बम्बार्डिंग नॉन एलिमेंट विथ सब एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल्स। तो ज़्यादातर जो ये एलिमेंट्स हैं 7th पीरियड के, उनमें वो खुद आर्टिफिशियली सिंथेसाइज में उनमें से कुछ किए गए हैं। वो इस तरह से कि फॉर एग्जांपल आपने यूरेनियम लिया, तो यूरेनियम के ऊपर आपने बम्बार्डमेंट करवाया अल्फा पार्टिकल्स के, तो वो किसी और न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब वो जो न्यू न्यूक्लियस आपके पास बना है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बनेगा, इसलिए इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ है इस तरह के एलिमेंट्स की वो इतनी वाइडली स्टडी अभी तक नहीं हो सके। लेकिन आईयूपैक ने ये वेरीफाई किया है इन न्यू एलिमेंट की एग्जिस्टेंस जो है कुछ की, जिनमें 112 वाला है, 113 वाला है, 114, 115, 116, 117 और 118। 2015 के अंदर मतलब कुछ इनकी कंफर्मेशन की गई है किसी हद तक, लेकिन बुक्स के मुताबिक टिल नाउ वो इनकम्प्लीट है। तो आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न रिसर्चेस के मुताबिक ये कंप्लीट हो चुका है 7th पीरियड जो है, लेकिन अर्ली 20th सेंचुरी में चूँकि ये कंप्लीट नहीं था तो ज़्यादातर जो बुक्स हैं उनके अंदर डाटा ज़रा पुराना ही है।
द फॉलोइंग आर द न्यू एलिमेंट्स एंड देयर ऑरिजिन। अच्छा, जो कुछ न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं उनमें अगर हम देखें तो एलिमेंट 113 वाज नेम्ड नियोनियम। ये नियोनियम जो है ये जापानीज रिसर्चर्स थे जिन्होंने डिस्कवर किया। उन्होंने अपने जापान में कोई वर्ड होता है नियोन, उनके बल्कि उनकी लैंग्वेज में इसका मतलब ही जापान होता है, तो उन्होंने अपने ओरिजिन की बेस पे, अपने कंट्री के नेम की बेस पे इस एलिमेंट का नेम रख दिया नियोनियम। इस तरह से कुछ जो थे वो रशिया के लोगों ने डिस्कवर किए 117 वाला, तो उन्होंने अपने सिटी की बेस पे मॉस्को के नेम पे मॉस्कोवियम रख दिया। इस तरह से टेंसाइन वगैरह, तो मतलब जहाँ जहाँ से वो डिस्कवर होते गए, जहाँ के रिसर्चर्स थे, तो कुछ ने अपने नेम की बेस पे, कुछ ने अपने कंट्रीज़ के नेम की बेस पे, कुछ ने अपने सिटीज़ की नेम की बेस पे न्यू एलिमेंट्स को नेम दिए, जो कि मेनली आपकी एक्टिनाइड सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं। ब्लॉक्स की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में आपको 4 ब्लॉक्स नज़र आते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। एस ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक होता क्या है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है सब शेल्स के अंदर, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं एस सब शेल में, उन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। जिनके पी में आते हैं उन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी में आते हैं उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट, और जिनके एफ में आते हैं उन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक में फर्दर फिर लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स आ जाते हैं। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो पीरियोडिक टेबल के नीचे आपको 2 लाइंस नज़र आती हैं, एक जो लेंथेनम के बाद स्टार्ट होती है वो लेंथेनाइड्स है, और जो एक्टेनम के बाद स्टार्ट होती है वो एक्टिनाइड्स है। तो पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक है इसमें मेनली आ जाता है ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, यानी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वाले जो ग्रुप हैं वो एस ब्लॉक में आ जाते हैं। उसके बाद जो लास्ट वाले हैं 13 से 18 तक वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक जो है वो सेंटर में आ जाता है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी हैं, और एफ ब्लॉक जो पीरियोडिक टेबल के नीचे आपको 2 लाइंस नज़र आती हैं। उसके बाद है एटॉमिक रेडियस। एटम का रेडियस क्या होता है? एटम का आप रेडियस जनरल जो है हम बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई स्फीयर है उसके सेंटर से लास्ट तक का जो फासला होता है उसे हम बोलते हैं उसका रेडियस, या सर्कल है आपके पास। तो अगर हम एटम की बात करें तो एटॉमिक रेडियस का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है वो एटम का रेडियस है। फिर हम ये देखते हैं कि ये रेडियस ग्रुप में और पीरियड्स में वेरी कैसे करता है, लेकिन उससे पहले ये कि एटॉमिक रेडियस जो है वो एग्जैक्टली डिटरमाइन करना फिजिबल भी नहीं है। बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ ज़रूर होती हैं और आप कर सकते हैं, लेकिन एटम जो होता है उसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती। एटम के गिर्द जो न्यूक्लियस है उसके गिर्द शेल्स पाए जाते हैं, उनके पाए जाने के चांसेस तो इन्फिनिटी तक होते हैं। तभी हम कहते हैं ना कि अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को जो एटम में मौजूद है उसको एनर्जी देंगे वो जंप करके अपर शेल में चला जाएगा, अगर मज़ीद एनर्जी मिलेगी तो जंप करके उससे भी अपर शेल में चला जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि शेल्स एग्जिस्ट तो करते हैं। फिर एटॉमिक रेडियस को हम जो बॉन्ड की टाइप के बेस पे ज़रा इसका कैलकुलेशन इसकी करते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, क्योंकि इस इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का भी एटॉमिक रेडियस पे इफ़ेक्ट होता है। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है न्यूक्लियस पे चार्ज, जिसकी मदद से न्यूक्लियस वैलेंस शेल तक जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब ये इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? ये इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है कि जो एटम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को कितना फील करते हैं। तो नेट पॉजिटिव चार्ज फेल्ट बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसे कहा जाता है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के साथ जो फर्स्ट शेल होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा होता है क्योंकि वो न्यूक्लियस के करीब होते हैं। सेकंड शेल पे जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि दरमियान में शील्ड कर लेते हैं फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन और ज़्यादा कम हो जाती है, फोर्थ पे और ज़्यादा कम हो जाती है। तो वो कम किस वजह से होती है? क्योंकि दरमियान के जो शेल्स होते हैं ना उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को लास्ट शेल तक पहुंचने नहीं देते। तो अब लास्ट शेल तक इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस हद तक न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को फील करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज को फील करते हैं, ये होता है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो कि अल्टीमेटली डिपेंड कर रहा होता है शील्डिंग इफेक्ट पे कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो दरमियान में आ जाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, न्यूक्लियस की ग्रिफ्ट जो है वो उतनी ही कम हो जाती है। तो और जो सी इफ़ेक्टिव है वो उतना ही डिक्रीज़ हो जाता है।
तो जिसका मतलब है कि जब आप ग्रुप्स में ऊपर से नीचे आते हैं, ग्रुप्स में ऊपर से नीचे आते हुए नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो कम होने लग जाती है। जबकि पीरियड्स में जब आप मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होती है। वो इसलिए कि पीरियड्स में मूव करते हुए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है लेकिन शील्डिंग इफेक्ट जो है वो चेंज नहीं होता, जिस वजह से न्यूक्लियस ज़्यादा स्ट्रांगली अपने वैलेंस शेल को अट्रैक्ट कर सकता है, जिससे एटम का साइज वो भी थोड़ा सा श्रिंक कर जाते हैं और यही वजह होती है कि पीरियड्स में एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। चलिए, टाइप ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ बॉन्ड। जैसे अभी हमने ऊपर भी बात की कि एटम के रेडियस को डायरेक्टली कैलकुलेट करना फिजिबल नहीं होता, एग्जैक्टली हम मेजर कर भी नहीं सकते क्योंकि उसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती, तो फिर हम बॉन्ड के साथ उसको एसोसिएट करते हैं। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड जो है, कोवेलेंट बॉन्ड में होता क्या है कि दो एटम म्यूचुअली शेयर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को। तो आपके पास है एक कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल, उसका आपने रेडियस फाइंड करना है। तो आप ये करोगे कि एक के न्यूक्लियस से, एक एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे। फिर अब चूंकि ये आपके पास एक डायामीटर आ गया, आपने रेडियस फाइंड करना है एक एटम का, तो आप इसका हाफ कर लेंगे। तो क्योंकि इसमें हाफ कंट्रीब्यूशन इस एटम का होगा और हाफ जो है वो इसका होगा। तो इस तरह से जो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम होते हैं उनका आप इंटर न्यूक्लियाई डिस्टेंस फाइंड करते हैं, उनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको आप फाइंड करते हैं और उसके बाद आप उसका हाफ करके वहाँ से रेडियस फाइंड कर लेते हैं। ये भी चूंकि डिस्टेंस से होता है तो मोस्टली हम जो एटॉमिक रेडियस लेते हैं वो पिकोमीटर्स में लेते हैं। उसके बाद है आयोनिक रेडियाई। जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आयोनिक बॉन्ड होता है, और आयोनिक बॉन्ड होता क्या है, जो कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है कि जो एटम इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज। तो कैटाइन का रेडियस जो है वो कम होता है, एनाइन का ज़्यादा होता है। फिर आप कैटाइन और एनाइन के रेडियस को ऐड करते हो तो आपके पास टोटल आयोनिक कंपाउंड का रेडियस आ जाता है। कैटाइन का रेडियस हमेशा पेरेंट एटम से कम होता है क्योंकि कैटाइन बनता है पेरेंट एटम से इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बाद। तो पहली बात तो ये कि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है, जिससे ज़्यादा स्ट्रांगली न्यूक्लियस उनको अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से साइज़ जो है वो कैटाइन का स्मॉल हो जाता है। जबकि जो एनाइंस होते हैं वो बनते हैं इलेक्ट्रॉन की एडिशन से, और जब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन होती है तो रिपल्शन बढ़ने की वजह से साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो एनाइन का साइज़ हमेशा पेरेंट से ज़्यादा होता है और कैटाइन का हमेशा छोटा होता है। फिर आप कैटाइन और एनाइन के रेडियस को ऐड करते हो तो आपके पास आयोनिक कंपाउंड का रेडियस आ जाता है। जैसे ये आपका स्मॉल वाला कैटाइन है, ये लार्ज वाला एनाइन है, तो आपने इन दोनों को ऐड करना है तो आपके पास आयोनिक कंपाउंड का रेडियस आ जाएगा। उसके बाद है मेटेलिक रेडियाई। ये मेटेलिक रेडियाई बिल्कुल हम वैसे ही करते हैं जैसे हम कोवेलेंट रेडियाई करते हैं, बस फ़र्क ये होता है कि वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड था, यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड होता है। क्योंकि मेटेलिक रेडियाई हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप लोगों ने बिल्कुल वैसे ही दो एडजेसेंट जो मेटल एटम्स होंगे उनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ही फाइंड करना होता है, और उसके बाद फिर आपने उसका हाफ करके एक मेटल एटम का रेडियस देख लेना होता है। पीरियोडिक ट्रेंड्स की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में अलोंग ग्रुप्स जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से एटम का जो साइज है वो भी इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। तो ग्रुप्स में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे होते हैं। जबकि अगर हम बात करें पीरियड्स की तो उसमें एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस ज़्यादा स्ट्रांगली अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे साइज थोड़ा श्रिंक कर जाता है। उसके बाद है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आपके पास एक एटम है और आप उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हैं। अब वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन भी खुद ब खुद तो नहीं निकलेगा क्योंकि चाहे लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की ग्रिफ्ट वीक है लेकिन अट्रैक्शन तो फिर भी है, तो आपने उस अट्रैक्शन को ब्रेक करना है तभी वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल सकता है।
तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम और मॉलिक्यूल, एक गैशियस फॉर्म में आपके पास एटम या मॉलिक्यूल हो, उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी आप देते हैं उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कभी भी ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक नहीं हो सकता, ये हमेशा एंडोथर्मिक होता है। इसको पॉजिटिव साइन के साथ डिनोट किया जाता है क्योंकि ये एनर्जी हमेशा हमें खुद देना पड़ती है। एनर्जी है जाउल्स में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में इसको मेजर किया जाता है। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है आयोनाइजेशन एनर्जी भी। अब देखें जैसे आपके पास पीरियोडिक टेबल का है फर्स्ट ग्रुप, अब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के आखिरी शेल में होता ही एक इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, उनको अपना ऑक्टा कंप्लीट करने के लिए 7 मजीद चाहिए। अब 7 लेने की बजाय वो अपना एक देने को प्रेफर करते हैं। जब वो एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकालना चाहोगे आप तो वो एटम इजीली दे देगा क्योंकि वो खुद भी अपना ऑक्टा कंप्लीट करना चाहता है, तो आपको एनर्जी वहाँ पे कम देना पड़ेगी। लेकिन अगर आप नोबल गैसेस में से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहो तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि उनका ऑक्टा पहले से कंप्लीट है, और एक स्टेबल सिस्टम को आप अनस्टेबल करना चाहते हैं तो वहाँ पे फिर एनर्जी आपको ज़्यादा देना पड़ेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो एटॉमिक रेडियस पे भी डिपेंड करती है, और एटॉमिक रेडियस जो है वो अल्टीमेटली शील्डिंग इफेक्ट पे डिपेंड कर रहा होता है। एटॉमिक रेडियस जहाँ पे ज़्यादा होगा उसका मतलब होगा कि एटम का साइज़ बड़ा है, और अगर साइज़ बड़ा होगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जो है वो आसान होगा। जब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसान होगा तो इसके लिए एनर्जी आपको कम देना पड़ेगी। तो जहाँ एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा होगा वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी। सेकेंडली और कुछ फैक्टर्स भी होते हैं इसमें। अगर आपके पास एक ऑर्बिटल है जो कि फुली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है, तो फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जो ज़्यादा स्टेबल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देना चाहते। लेकिन जहाँ पे आपके पास फॉर एग्जाम्पल अभी हाफ फील्ड और फुल फील्ड का मतलब ये है कि आप अगर एस है ना तो एस के अंदर होते हैं, एस सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर 2 उसके अंदर है तो वो फुली फील्ड है, अगर 1 है तो वो हाफ फील्ड है। इस तरह पी के अंदर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो फुली फील्ड है, अगर 3 है तो वो हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड और फुली फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इनके जो इन बिटवीन वाली सिचुएशंस होती हैं वो ज़रा क्वाइट अनस्टेबल होती हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे है कि टिपिकली ग्रुप 2 एलिमेंट हैव आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन ग्रुप 13 एलिमेंट्स। अब ग्रुप 13 या ग्रुप 3 भी आप अगर ए कहें तो ग्रुप 3 ए इसको कहते हैं, अगर डायरेक्टली कहें तो ग्रुप 13। ये ग्रुप 2 जो है उसके आखिरी शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, तो जब आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो 1s2 आपके पास आ जाएगा। लेकिन जो आपके पास है ग्रुप 13 तो उनके हैं वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1s2 2p1 इस तरह से इसकी कन्फिग्रेशन बनेगी। 1s2 के बाद है 2s2 आना है बल्कि, तो उसके बाद ये होगा कि यानी इनके अंदर ना जो 13 वाला है ये p ब्लॉक में चला जाता है। अब एग्जाम्पल सिंपलेस्ट आप इसमें देख लें, इस ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है बोरॉन, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5 की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो वो यूँ होगी 1s2 2s2 2p1। अब 2s2 और 2p1 ये इसका वैलेंस ऑर्बिटल है, तो s तो फुली फील्ड है लेकिन p जो है p के अंदर है 1 इलेक्ट्रॉन। 3 होते तो ये हाफ फील्ड होता, p भी तो ज़रा ज़्यादा स्टेबल होता। तो अब चूंकि p में 1 ही है तो ये ज़रा आसानी से दे देगा। लेकिन जो ग्रुप 2 है इनके s के अंदर 2 होते हैं, तो s 2 की फॉर्म में फुली फील्ड है तो वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल से इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये डिफरेंस वो यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं कि फुली फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं। उसके बाद है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का तो रिलेशन होता है एटॉमिक साइज के साथ। अब जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा नंबर ऑफ शेल्स उतने ज़्यादा हो जाएंगे, आखिरी शेल पे न्यूक्लियस की ग्रिप वीक होती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसान होता जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जीज। एक बात याद रखिएगा कि अगर एक एटम की वैलेंस शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स तो वो दोनों साइमल्टेनियसली रिमूव नहीं होते। पहले एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, उस दौरान जो एनर्जी दी जाती है उसे कहा जाता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर सेकंड के लिए जो एनर्जी देते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी।
थर्ड को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है एटम में से तो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन और ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पहले वाले की निस्बत थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब दूसरा भी निकल जाता है तो थर्ड को रिमूव करना और डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन मज़ीद बढ़ जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं तो आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम ही रहेंगे ना, वो तो चेंज नहीं होंगे, इसलिए न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो फिर इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बाद मज़ीद इंक्रीज होती रहती है। थर्ड इलेक्ट्रॉन का रिमूवल और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसके लिए एनर्जी फिर आपको और ज़्यादा देना पड़ती है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, उससे ज़्यादा सेकंड होती है और सेकंड से ज़्यादा थर्ड होती है। एग्जांपल यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम के जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 738 किलो जॉल्स पर मोल एनर्जी आपने दी है, जब सेकंड निकाला तो 1451 किलो जॉल्स पर मोल। फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं उनमें सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक शेल। इलेक्ट्रॉनिक शेल जो है जहाँ पे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक शेल ज़्यादा होंगे तो साइज़ बड़ा होगा, साइज़ बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसान होगा, एनर्जी आपको कम देना पड़ेगी। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो अभी हमने ऊपर कहा कि ऊपर से नीचे आते हुए यानी ग्रुप्स के अंदर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी वहाँ पे डिक्रीज होगी, और पीरियड्स में जब आप मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। प्रेडिक्शन ऑफ कोवेलेंट एंड आयोनिक करेक्टर या आयोनिक बॉन्ड, ये जो हम प्रेडिक्ट करते हैं कि बॉन्ड कोवेलेंट या आयोनिक होगा, इसमें मेजर रोल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता है, लेकिन टू समहाउ आप आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ भी इसको रिलेट कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास बॉन्ड है दो ऐसे एटम्स के दरमियान जिनमें एक की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है और एक की बहुत हाई है, इसका मतलब ये है कि जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है जिसका मतलब है कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता। अब देना नहीं चाहता तो ऑब्वियसली फिर वो क्या करना चाहता होगा, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज हाई होती हैं वो मेनली नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। तो जब एक लो आयोनाइजेशन एनर्जी वाला एलिमेंट है वो मेटेलिक होगा, जिसकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो नॉन मेटेलिक होगा। तो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बॉन्ड जो यूजुअली बनता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है। इस तरह अगर दोनों एटम बॉन्ड बनाने वाले जो हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज कंपेरेबल हैं, मतलब दोनों ही इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाह रहे, तो वहाँ पे फिर वो कोवेलेंट बॉन्ड को प्रेफर करेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा। इस तरह से पोलर और नॉन पोलर कैरेक्टर को भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर बॉन्ड बनाने वाले दोनों एटम्स में से एक की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्शन के रिजल्ट में पोलैरिटी आ जाएगी, ये हम उसमें देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अभी नेक्स्ट। फोटो आयोनाइजेशन क्या है? फोटो आयोनाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच एन एटम मॉलिक्यूल और आयन absorb a photon of sufficient energy leading to the ejection of one or more electron from the atom or molecule। कि इसमें ये होता है कि जो भी आपका एटम या मॉलिक्यूल है वो एक मखसूस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जिसके रिजल्ट में उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं। यही काम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी किया जाता है। और फोटोलाइसिस भी होती है जिसमें जो कि होमोलाइसिस भी हो सकती है, हेट्रोलाइसिस भी हो सकती है। यानी अगर आपके पास दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड है और लाइसिस जो है वो होमोलाइटिक ब्रेकेज हुआ है। होमो का मतलब होता है कि दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गए तो दोनों आपके पास फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। और अगर हेट्रोलाइसिस हो तो फिर ये होता है कि एक ही एटम को दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे के ऊपर फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन में जो सिस्टम एनर्जी रिलीज करता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल एटम। ऊपर हमने कहा था कि एटम में से हमने इलेक्ट्रॉन को निकालना है। जब हमने आयोनाइजेशन एनर्जी की बात की थी तो वो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी हम देते थे। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है कि जब एक एटम के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो वो नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाएगा, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है इसको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है? वही वाली बात कि आपके पास एक न्यूट्रल एटम है गैसियस फॉर्म में,
आपने उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है। ये आपको उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और जो आपका एटम है उसके अट्रैक्शन के बारे में भी प्रेडिक्शन देती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज अ मेजर ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। स्ट्रॉन्गर द अट्रैक्शन मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान एनर्जी उतनी ज़्यादा रिलीज होगी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, लेकिन ये एनर्जी जो हम कह रहे हैं कि रिलीज होगी, ये रिलीज सिर्फ उस सूरत में होती है जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है वो हमेशा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। लेकिन जो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है, सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब ये कि जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने लगते हो तब ऐसा नहीं होता कि एनर्जी रिलीज हो, तब एनर्जी आपको देना पड़ती है। तो वो भी अभी हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है। First electron affinity is the energy released when a gaseous atom accepts the first electron to form a uninegative ion। होता यह है कि आपके पास है एक एटम जिसके वैलेंस शेल में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उसी के अंदर आपने एक मज़ीद इलेक्ट्रॉन भी ऐड करना है। तो जो ऑलरेडी देखिए अब दो तरह के काम हो रहे होते हैं। न्यूक्लियस जो है वो तो उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होता है, लेकिन उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ने आना किसमें, वैलेंस शेल के साथ दो भी उसका इंट्रैक्शन हो रहा होता है और वैलेंस शेल में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है, तो सेम चार्जेस में रिपल्शन भी होती है। तो जैसे ही ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एंटर होता है, सिस्टम मतलब इस तरह से होता है कि पहले आपका जो न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन ऐड होएगा सिस्टम उस दौरान एनर्जी रिलीज करेगा ताकि अंदर जो रिपल्जन है उसको कम किया जा सके, और यही जो एनर्जी रिलीज होती है इसे हम बोलते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब जब एक दफ़ा ऐसा हो गया, अब सेकंड जब केस होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है इस तरह से कि ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन पहले सिस्टम में एंटर हो चुका है। इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है, न्यूक्लियर चार्ज तो चेंज नहीं हुआ ना, कि फॉर एग्जांपल पहले आपके पास थे 17 प्रोटॉन्स और 17 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन अब क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन आपने एक मज़ीद ऐड कर दिया। तो प्रोटॉन तो वही 17 रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन मज़ीद एक ऐड होकर 18 हो चुके हैं। तो ये होता है कि फिर न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो ज़रा वीक हो जाती है। तो जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तब सिनेरियो ज़रा डिफरेंट हो जाता है। वो हम देखते हैं, पहले ये देख लें कि यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन होती है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ और ऑलवेज जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं इसकी, जिसका मतलब ये है कि ये एनर्जी हमेशा रिलीज़ होती है। नेगेटिव साइन इंडिकेट ही क्या करता है, रिलीज़ ऑफ एनर्जी को। अब ये है हमारे पास हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है -328 किलो जॉल पर मोल, क्लोरीन की है -349। अब ये हमारे ट्रेंड से थोड़ा सा डेविएट कर रहा है। देखें, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, फ्लोरीन का साइज़ भी छोटा होता है, तो इसकी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ये एक्सेप्शन होती है कि फ्लोरीन की कम होती है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है। उसके रीज़न भी हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, फ्लोरीन आउट ऑफ लाइन क्यों है। होता यह है कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगले में 7। अब एक छोटा सा एटम है आपके पास जो कि जिसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, सेकंड शेल के अंदर साइज स्मॉल है, सेकंड शेल के अंदर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ने आना है, तो सेकंड शेल जो है उसके अंदर ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। स्मॉल साइज़ की वजह से एक मज़ीद इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करना उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। इसके बरअक्स अगर हम क्लोरीन की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 17, तो फर्स्ट शेल में 2, अगले में 8, अगले में 7। उसके जो 7 इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल में बनते हैं और थर्ड शेल का साइज सेकंड के मुकाबले में थोड़ा बड़ा होता है, तो वहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करना ज़रा इजी हो जाता है, इसलिए ये एक्सेप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। उसके बाद उसने कहा है कि कंपेयरिंग ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 की वैल्यूज़ को अगर आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की कंपेयर करें तो ग्रुप 16 वालों की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आपको कम मिलेगी, ग्रुप 17 वालों की ज़्यादा होती है। तो वो ट्रेंड भी हम देख लें अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर इनका, तो जैसे जैसे आप पीरियड्स में मूव करते हैं
लेफ्ट से राइट की तरफ, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा हो रही होगी। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ने किस में आना है, वैलेंस शेल के अंदर आना है। तो इस वजह से जब आप पीरियड्स में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन इंक्रीज होती है। जब आप मूव करते हैं ग्रुप्स में ऊपर से नीचे तो साइज इंक्रीज होता है। आखिरी शेल जो है वो न्यूक्लियस से दूर होता जाता है। तो जब आखिरी शेल का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो न्यूक्लियस आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को तो ऑलरेडी इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, तो मजीद इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ने भी वैलेंस शेल में आना, तो वो अट्रैक्शन ज़रा फिर कम हो जाती है। तो हमने ग्रुप 16 और 17 को कंपेयर करें। अब पीरियड्स में अगर हम देखें तो 16 वाले एलिमेंट्स पहले आएंगे, 17 वाले बाद में आएंगे। तो ऑब्वियसली हमने कहा कि पीरियड्स में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो इंक्रीज हो रही होती है। तो ग्रुप 17 वालों की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ग्रुप 16 से ज़्यादा होगी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करें तो वो पॉजिटिव होती है। वो इसलिए पॉजिटिव होती है कि अंदर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन पहले से ऐड हो चुका होता है, आपके सिस्टम में रिपल्शन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है। तो अब अगर आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन को भी ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर एनर्जी आपको खुद देना पड़ती है ताकि वो इंटरनल रिपल्शन के साथ कंपीट करके सिस्टम में एंटर हो सके। एग्जाम्पल है कि ये ऑक्सीजन है, जब आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये एनर्जी रिलीज हुई -142 किलो जूल पर मोल। जब आपने सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया तो वो एनर्जी आपको देना पड़ी 844 किलो जूल पर मोल। बाकी सारी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ होती हैं फर्स्ट के अलावा वो सारी पॉजिटिव ही होती हैं। तो जो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ हैं आफ्टर फर्स्ट, यानी फर्स्ट वाली जो है वो नेगेटिव होती है क्योंकि उस दौरान सिस्टम एनर्जी रिलीज़ करता है। उसके बाद आप जब जब इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे उसके लिए एनर्जी आपको खुद देना पड़ेगी। पीरियोडिक टेबल के अंदर वेरिएशन वही है जो अभी हमने ऊपर बात कर ली है कि पीरियड्स में साइज डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, तो जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो भी इंक्रीज होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इंक्रीज होती है। जबकि ग्रुप्स में साइज डिक्रीज होता है, ग्रुप्स में साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होने की वजह से वैलेंस शेल पे न्यूक्लियस की गिरफ्त कमज़ोर होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन भी कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है वो ग्रुप्स में डिक्रीज हो रही होती है। ये यहाँ पे भी आपको एक डायग्रामेटिकल फॉर्म में बता दिया गया है कि जब आप ग्रुप्स में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज होती है। जब आप पीरियड्स में मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज होती है। बाकी जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं सबसे पहला तो यही है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जितना एटम का साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए अफिनिटी अट्रैक्शन उसकी उतनी ज़्यादा होगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो हम स्टडी कर चुके हैं क्या होता है, जितना ज़्यादा होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी ज़्यादा होगी। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से। तो जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है तो साइज बड़ा हो जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो जैसे अभी हमने कहा था कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो अगर एक ऑर्बिटल जो है ऑलरेडी हाफ फील्ड फॉर्म में है तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खुशी से एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस तरह से एक ऑर्बिटल अगर फुली फील्ड फॉर्म में है तो वो भी इतनी अट्रैक्शन नहीं रखेगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसी है कि हाफ फील्ड होने में एक इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जाम्पल कम है तो वो बड़ी खुशी से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होता है न्यूक्लियस ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू उतनी ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। याद रखिएगा नेगेटिव का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन के लिए ये अट्रैक्शन है और इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन की सूरत में सिस्टम एनर्जी सिर्फ उस सूरत में रिलीज़ करता है जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। तो जहाँ जहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात होगी तो इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एडिशन। एटॉमिक साइज़ की बात करें तो एटॉमिक साइज़ बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है अगर स्टेबल होगी
तो वहाँ पे फिर नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, पॉजिटिव आएगी। और पॉजिटिव का मतलब ये होगा कि आपको एनर्जी देना पड़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि टेंडेंसी मेजर करने की किसी भी एटम के अंदर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब अट्रैक्ट करके रखने की जो एबिलिटी होती है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो जो बॉन्ड बनाने वाले दो एटम्स होते हैं, अगर तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज एक जैसी हों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, अगर तो एक जैसी है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर में ही रहेगी, आपका जो मॉलिक्यूल होगा वो नॉन पोलर होगा। लेकिन अगर एक की पावर इलेक्ट्रॉन खींचने की ज़्यादा है और दूसरे की कम है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब विथड्रॉ कर लेगा, जिसकी वजह से उस पर थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव और एडजेसेंट एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डिफरेंट स्केल्स होते हैं इसको मेजर करने के। पाउलिंग स्केल आमतौर पे बड़ा कॉमनली यूज़ होता है। इस स्केल के मुताबिक जो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फ्लोरीन की होती है और सबसे कम जो होती है वो सीजियम की होती है। इसके अलावा भी कुछ स्केल्स यूज़ होते हैं जिनमें मिल्किन स्केल है, रिचर्ड स्केल है। लेकिन होता यह है कि पाउलिंग की बात करें तो जैसे हम जब वेट करते हैं ना किसी चीज़ का, तो एक स्टैंडर्ड वेट लेते हैं। इस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड जो रेफरेंस लिया जाता है वो फ्लोरीन का एटम लिया जाता है, क्योंकि पाउलिंग स्केल के मुताबिक उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है। अब वो मैक्सिमम जो है वो कुछ जगह पे आपको 3.98 मिलेगी, कुछ जगह पे एग्जैक्ट 4 मिलेगी। तो एग्जैक्ट होती है 3.98, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इसको 4 कंसीडर कर लिया जाता है। ये फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और जो सीजियम होता है इसके लिए वैल्यू होती है 0.79 और ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इस लिहाज से देखा जाए इन दोनों के दरमियान अगर बॉन्ड बने तो वो मैक्सिमम पोलर होगा या मैक्सिमम आयोनिक कह लें। पोलर से भी आगे की बात हो जाती है कि पोलर में तो सिर्फ अट्रैक्शन होती है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और उसके रिजल्ट में मैक्सिमम आयोनिक करेक्टर इसमें हो सकता है। फैक्टर्स दैट अफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे पहला एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई जितना ज़्यादा हो जाता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना उतना मुश्किल हो जाता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम हो जाती है। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा हो जाती है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पॉजिटिव में है तो इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा वो फिजिबल होगा, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। हाइब्रिडाइजेशन में अगर एस करेक्टर ज़्यादा होगा तो एस करेक्टर की नेचर भी होती है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, तो जिनके अंदर एस करेक्टर ज़्यादा होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ भी ज़रा हाई हो जाती है। आपको आइडिया क्या हो सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को देख के? अगर बॉन्ड बनाने वाले दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी होगी तो आपका जो मॉलिक्यूल होगा वो नॉन पोलर होगा। अगर उसमें स्लाइड डिफरेंस है तो जिसकी ज़्यादा होगी उस पर पार्शियल नेगेटिव और दूसरे पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो उसमें पोलर करेक्टर आ जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है और दूसरे की काफ़ी कम है, तो फिर वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। उसके बाद है मेजर फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, वही है जो हमने ऊपर भी देख लिए हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक रेडियस। बाकी ट्रेंड्स पीरियोडिक टेबल में इसका भी सेम वही है जो हमने आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का देखा है, क्योंकि कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जो है इसमें भी वही रोल प्ले करते हैं कि जैसे जैसे आप ग्रुप्स में ऊपर से नीचे आते हैं साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी कम हो जाती है। पीरियड्स में साइज डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी भी बढ़ जाती है। उसके बाद है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप पीरियोडिक टेबल जब हमने पढ़ा था तब हमने एक बात की थी कि ग्रुप्स के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं उन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग पे इफेक्ट करते हैं कि कोई भी एटम कितने बॉन्ड्स बनाएगा, इसकी डिपेंडेंसी होती है कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये सिमिलरिटी इस लिहाज से होती है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से
बॉन्ड्स बनाने की जो उनकी एबिलिटी होती है वो उसके पे इफ़ेक्ट होता है इस चीज़ का। लेकिन डायगोनल रिलेशनशिप जो है उसमें होता है कि एक आप जो डायगोनली एलिमेंट्स प्रेजेंट है एक दूसरे के, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ में भी कुछ सिमिलरिटीज़ आ जाती हैं। इस रिलेशनशिप को बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, जिसे हम उर्दू में तिरछा वर्ड बोलते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट एक दूसरे के डायगोनली प्रेजेंट होंगे ना, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ में भी कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं। इनको हम फर्दर देखेंगे भी आगे डिटेल के साथ भी चैप्टर वाइज। तो ये फिलहाल आपने बेसिक याद रखना है। उसके बाद वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर गेन आर लॉस्ट आर शेयर्ड विद एटम्स इन ऑर्डर टू फॉर्म कंपाउंड्स, कि एक एटम जो है वो कितने बॉन्ड बना रहा है और कितने बॉन्ड किस तरह के बना रहा है, ये उसकी वैलेंसी पे डिपेंड करता है। कि आम तौर पे जो जिनकी ग्रुप 1 वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके आखिरी शेल में होता है एक इलेक्ट्रॉन, तो वो एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो उनकी वैलेंसी 1 होती है। ग्रुप 2 के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं तो उनकी वैलेंसी 2 होती है। इस तरह से मतलब उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएट होती है उनकी वैलेंसी, उनकी बॉन्ड फॉर्मेशन एबिलिटी जो होती है। इसको भी फर्दर हम देखेंगे 1 बाय 1। तो यहाँ पे आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट से पीरियोडिक टेबल के वो कंप्लीट हो गए। आप लोगों ने अब इसको स्टडी कहाँ से करना है? एफएससी की बुक जो है पार्ट 2 की, वहाँ से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जी टुल्ले और बाकी गुलाम रसूल चौधरी या कारवान की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भी आपके पास पढ़ी हो, वहाँ से आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से स्टडी करना है।